Welcome dear students. Today we are going to discuss about the previous year questions analysis and the questions which can come in your exams. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो सेक्शन सी वाला पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखें या फिर आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें भी जो सेक्शन सी का पार्ट रहेगा उसमें 3 मार्क्स के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं जो लगभग हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग इन 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, इसको हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका पॉसिबिलिज्म का, जिसे हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, मिडल पाथ और मध्यम। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसे हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मेन जो मीनिंग होता है वो इन्वायरमेंट ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज को डिटरमाइन करने का काम करता है। हम ह्यूमन जो भी काम करते हैं वो सारे काम इन्वायरमेंट के द्वारा, नेचर के द्वारा डिसाइडेड किए जाते हैं। जैसे हमारे जो हाउस टाइप्स होते हैं, हाउस स्ट्रक्चर हो गए, हमारे फूड हैबिट्स हो गई जो हम खाना वगैरह खाते हैं, या फिर हमारी क्लॉथिंग हैबिट हो गई, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं नेचर के द्वारा। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो घरों की रूफ होती है, छत होती है, वो इस टाइप से स्लैंटिंग बनाई जाती है ताकि वहाँ पे अगर स्नोफॉल हो तो वो इन स्लैंटिंग रूफ से होकर नीचे गिर जाए। वहीं आप उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में चले आएंगे तो यहाँ पे जो रूफ बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर प्लेन होती हैं। ठीक है, तो हमारे जो हाउस टाइप हैं वो भी इन्वायरमेंट के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं, नेचर के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं। फूड की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग जो सी के नज़दीक में रहते हैं, जैसे हम लोग अगर केरला को देखें या फिर वेस्ट बंगाल के रीजन को देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो फूड होता है वो सी फूड होता है। बंगाल में फ़िश हो गया, राइस हो गया, केरला में चले जाएं तो कोकोनट या फिर कोकोनट से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए। तो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म मेनली कहता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटी नेचर के द्वारा डिसाइड की जाएगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक्सप्लेन विद द सुटेबल स्टेटमेंट और एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी मीन्स द सोसाइटी विच वाज लिविंग इन द ओल्ड एज। जैसे आज के टाइम में देखेंगे तो ट्राइबल जो हमारे हैं उनको हम मान सकते हैं कि वो प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, और जो नेचर की फोर्सेस हैं इनके बीच की रिलेशनशिप को ही हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन बीइंग मेनली लिसन टू नेचर। नेचर को उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए, अगर हम ट्राइबल एरिया में देखें तो जितनी भी चीज़ें ह्यूमंस को चाहिए वो सारी चीज़ें वो डिराइव करता है आपके फॉरेस्ट से। चाहे उसको फूड चाहिए, चाहे उसको घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, चाहे उसको खाने के लिए खाना चाहिए, सारी चीज़ें वो डिटरमाइन होंगी वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग। ह्यूमन बीइंग वाज अफ्रेड ऑफ इट्स फरी। जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के फरी से अफ्रेड है, उससे डरता है। जैसे पहले के लोग थे वो अगर बिजली वगैरह कड़कती थी तो उनका मानना था कि भगवान या फिर गॉड जो है वो गुस्सा हो गए हैं। फोर्थ है ह्यूमन बीइंग वर्शिप नेचर। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? नेचर को वर्शिप करने का काम करता है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यही कहती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर को वर्शिप करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या है? देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे रिसोर्सेज के लिए डिपेंड रहता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर। बिना नेचर की उसकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, ऐसा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कहा जाता है। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल क्या है? नेचर इज द पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड, रिवर्स
एंड कंजर्व। नेचर क्या है? एक पावरफुल फोर्स है जिसे ह्यूमन वर्शिप करते हैं, रिवर्ड यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं, और उसको कंजर्व करके रखने का काम करते हैं। जैसे आप ट्राइबल एरिया में चले जाएं या फिर आज भी जो बैकवर्ड रीजन्स है वहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचर को वर्शिप करने का काम करते हैं। आपके पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, अगर आप देखें तो सूर्य की पूजा की जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि नेचर जो है वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विथ नेचर। जो हाउस होल्ड है, प्रिमिटिव सोसाइटी के जो हाउस होल्ड थे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे किस पे? नेचर पे। चाहे उनकी फूड से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, उनकी क्लॉथिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, या फिर उनकी हाउस होल्ड बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता था, वो सारे मटेरियल्स डिपेंडेंट होते थे नेचर के थ्रू, क्योंकि सारे रिसोर्सेस वो नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करते थे। तो ये आपका फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये मेनली आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अगर पूछता है, अगर आप इतना लिख सकते हैं देन दैट इज मोर देन इनफ। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है कि ह्यूमन जो है वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, नेचर के ऊपर कंकर कर सकता है, विजय पा सकता है। जैसे अगर हम लोग करेंट टाइम में देखें तो जहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी जो हम लोग बहुत पहले जी रहे थे, तो हम लोग पोल वाले एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर कहें तो सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर -70-80 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट रहता है, वहाँ पे भी आज लोग जाके रहने लगे हैं। तो वहाँ पे हम रहना पॉसिबल हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी हमारी रह रही है। हमने साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में कई सारे रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश किए हैं। स्पेस में जाना पॉसिबल नहीं था, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ स्पेस में जाना पॉसिबल हुआ है। तो पॉसिबिलिज्म कहता है कि ह्यूमन जो है वो नेचर पे कॉन्कर कर सकता है। हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा कि हमारी सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो इन्वायरमेंट के द्वारा डिटरमाइन होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि नहीं, ह्यूमन जो है वो नेचर को कॉन्कर कर सकता है, नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। स्पेस में जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती थी, जो लाइलाज थे, इनका कोई भी इलाज नहीं था, आज उनकी जो इलाज है, क्योर है, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म यहाँ पे हम देखें उसको और भी कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को आप ह्यूमन की तरह बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ हैज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल टू ओवरकम नेचर ऑब्स्टेकल्स। टेक्नोलॉजी ने पीपल को नेचर के ऑब्स्टेकल के ऊपर कैसे कनकर करा दिया है, यानी कि जो नेचर ने हमारे रास्ते में रुकावट लाई थी, हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट लाई थी, ऑब्स्टेकल्स लाए थे, उसको कैसे लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से कनकर कर लिया, उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है तो वो सिंपली पूछ रहा है कि पॉसिबिलिज्म को एक्सप्लेन करिए। आप जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पॉसिबिलिज्म है वो भी इनडायरेक्टली ही पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, पीपल जो लोग थे वो धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने लगे और कई सारी चीज़ों को उन्होंने पॉसिबल बनाया। जैसे हम लोग एरोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, एरोडायनेमिक्स की स्टडी किए और हमने जहाज उड़ाना सीख लिया, प्लेन उड़ाना सीख लिया। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाया गया। सेकेंड क्या है, विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर डेवलप होती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने क्या किया, वी डेवलप
बेटर एंड मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हमने ज़्यादा बेटर और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बनाते चले गए। जैसे पहले के टाइम में कम्युनिकेशन जो होता था वो लेटर्स के थ्रू होता था। कई सारे लेटर्स को पहुंचने में, यहाँ से अगर देखा जाए दूसरे कंट्री या फिर यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाने में कई दिन लग जाते थे। उसके बाद मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, तो हमने क्या किया, वो मैसेज विद इन मिनट ट्रांसफ़र होने लगे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई। आज हम लोग उसका यूज कई सारे पर्पजेस के लिए करते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारी सोसाइटी और कल्चर डेवलप होती गई, हम टेक्नोलॉजी को और भी इफिशिएंट बनाते गए। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। नेचर जो था हमारे लिए एक नेसेसिटी थी, हमको नेचर के अकॉर्डिंग रहना ही पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की वैसे वैसे हमने एक नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ चलते चले गए। आज हम बहुत सारे काम को करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। आज हम हवा में उड़ सकते हैं, आज हम स्पेस में जा सकते हैं। ह्यूमन इवन हैज़ रीच टू दी मून ऑल्सो, ठीक है। ये पॉसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो सका है। और टेक्नोलॉजी को हमने तब कब बनाया, जब हम नेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके तब। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। और हमने ये पॉसिबिलिटीज कैसे बनाई है, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले हैं, जो सीख हमें नेचर से मिली है उसी के थ्रू। जैसे हमने एरोप्लेन्स बनाए पक्षियों को देख के कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके एरोडायनेमिक्स के ऊपर हमने स्टडी की और हमने एरोप्लेन्स बना दिए। फोर्थ क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज टेक्नोलॉजी दैट हैज अलाउड द पीपल ऑफ ट्रॉन्डेम एंड अदर्स टू ओवरकम द कांस्टेंट इम्पोज बाय नेचर। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ट्रॉन्डेम की स्टोरी पढ़ेंगे कि वहां पे कैसे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर कम रहने पर भी लोग सरवाइव करते थे। वहाँ पे भी कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ह्यूमन ने नेचर के ऊपर कनकर किया है पॉसिबिलिज्म के थ्रू। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है पॉसिबिलिज्म के, जैसे हेल्थ रिसोर्ट ऑन दी हाईलैंड्स। हाईलैंड वाले जो एरिया हैं, जैसे माउंटेन हिल वगैरह वाले एरिया है, वहाँ पे हमने रिसोर्ट वगैरह बनाए हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके हम रह सकते हैं, जहाँ पे जाके इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, अगर हम करेंट टाइम में देखें तो अर्बन स्प्रॉलिंग यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, काफ़ी हाइट में भी फैले हुए हैं, यानी कि उनका हॉरिजॉन्टल एक्सपांसन और वर्टिकल एक्सपांसन काफ़ी हो चुका है। और ये पॉसिबल केवल ह्यूमन के नेचर के कानकर करने की वजह से हुआ है। पोर्ट ऑन द कोस्ट, हमने कोस्टल जो एरिया है वहाँ पे पोर्ट बनाया है। सैटेलाइट इन स्पेस, स्पेस में सैटेलाइट्स भेज दिए हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो पॉसिबिलिज्म की वजह से ही पॉसिबल हो चुकी हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिज्म जब भी पूछता है तो हम उसको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। और ये सारी जो आप ये 5 आपके पॉइंट्स हैं, ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपके इनफ है, क्योंकि 3 मार्क्स से ही आते हैं, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में कभी भी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पूछेगा, जो कि आपके सेक्शन सी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पॉसिबिलिज्म। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका वो है आपका नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। हालांकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम आए हैं, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि नियो डिटर्मिनिज्म वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, विच जियोग्राफर, देन यू विल आंसर ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। नियो डिटर्मिनिज्म को समझने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा सा देख लेते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में आपने पढ़ा कि ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरमेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। पॉसिबिलिज्म में आपने पढ़ा कि ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट को, नेचर को कॉन्कर कर चुका है, सारे काम वो कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दी ह्यूमंस नाउ। बट पॉसिबिलिज्म होने की वजह से बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, हमने
अंधाधुंध डेवलपमेंट किया है, नेचर को उसमें देखा भी नहीं है। नेचर ने जो भी रूल्स वगैरह बनाए थे उनके अगेंस्ट जाके हमने डेवलपमेंट किया है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, नोएडा हो गया, आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया। ये जो बड़े शहर हैं जहाँ पे हमने अर्बन स्क्रॉलिंग की है, वहाँ पे क्या हुआ है, पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा अमाउंट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो न तो हम पूरी तरह से इन्वायरमेंट हम पे डिटरमाइन हो सके, हमारी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के थ्रू डिटरमाइन हो सके, न हम नेचर के अगेंस्ट जाके अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करें। इन दोनों के बीच का, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का एक मार्ग अपनाएं, उनके बीच का एक पाथ अपनाएं, उसी को हम लोग कहते हैं मध्यम मार्ग। सो वी हैव टू फॉलो अ मिडिल पाथ बिटवीन दी बिटवीन दी पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो नियो डिटर्मिनिज्म में कहा गया कि हम लोग नेचर को समझ के, नेचर जब हमको अलाउ करती है तब हम किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करें, और नेचर जब हमको अलाउ नहीं करती है तो उस डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रोक दें। इसमें ट्रैफिक लाइट्स का एग्जांपल दिया गया। जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे पाथवेज होते हैं वहाँ पे 3 सिग्नल्स की लाइट होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जब रेड लाइट होती है तब ट्रैफिक रुक जाती है ताकि लोग आ जा सकें। तो ऐसे ही जब हमें नेचर अलाउ करती है, नेचर कहती है, तभी ही हम आए जाएं। अगर नेचर अलाउ नहीं कर रही है, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड है, तो हमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम बिल्डिंग्स बनाने चाहते हैं, हाई रेज्ड बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, तो नेचर हमें ये बनाने के लिए माउंटेनस एरिया में अलाउ नहीं करती है, तो हमें माउंटेनस एरिया में नहीं बनाना चाहिए। हालांकि वो हम प्लेन एरिया में बना सकते हैं। नेचर जहाँ पे अलाउ करती है हम उस जगह पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि सब लोग आ जा सकते हैं, सारी व्हीकल्स जो हैं वो आ जा सकते हैं। तो ऐसे ही नेचर जब हमें अलाउ करती है तब हम अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच का एक मार्ग हम अपना सकते हैं, जिसे हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नियो डिटर्मिनिज्म अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का 2 कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन ये यहाँ भी पूछ रहा है, एग्जामिन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल देके स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट, तो नियो डिटर्मिनिज्म नहीं पूछ रहा है, बट इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि हम नियो डिटर्मिनिज्म पूछ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कम आए, इनडायरेक्टली ज़्यादा आएंगे, तो आपको समझ के ये एक्चुअली में वो क्या पूछना जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो अगर यहाँ पे ये नियो डिटर्मिनिज्म पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, द कॉन्सेप्ट shows that neither is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom। न ही हमारे पास absolute necessity है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि नेचर से ही हमारा काम चल सके, बिना नेचर के हमारा काम नहीं चल सकता है, उसको हम कहेंगे absolute necessity। और absolute freedom, न ही बिना नेचर के हमारे सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर ना हो तब हमारे सारे काम नहीं हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नेचर ना हो तब भी हमारे काम हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक विरोधाभास बन रहा है, पैराडॉक्स बन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक मिडिल पाथ अपनाना चाहिए कि नेचर भी सुरक्षित रहे और हम भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग नेचर को तभी कॉन्कर कर सकता है जब वो उसको ओबे करे, उसको नेचर जो उसको कह रहा है उसको फॉलो करे, तभी ह्यूमन नेचर को कॉन्कर कर सकता है। थर्ड क्या लिखेंगे, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन। जब नेचर मॉडिफिकेशन को, डेवलपमेंट को अलाउ नहीं कर रहा है, जहां पे अलाउ नहीं कर रहा है वहां पे डेवलपमेंट नहीं किया जाए।
उसी को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं रेड सिग्नल से, यानी कि जब नेचर हमें अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको इंडिकेट किया गया रेड सिग्नल से, और नेचर जब अलाउ करता है हमें तब हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नेचर जब अलाउ नहीं कर रहा है तो हम मॉडिफिकेशन को रोक दें, डेवलपमेंट को रोक दें। Possibilities can be created within a limit which do not change the environment. पॉसिबिलिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है। हम कहीं पे बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग हम बना सकते हैं बट एक लिमिट में रह के। जैसे अगर हम माउंटेन एरिया में जाके बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आने से बिल्डिंग गिर सकती है। वहीं अगर आप उसी हाई रेज बिल्डिंग को किसी प्लेन एरिया में बनाते हैं, वहाँ पे नेचर आपको अलाउ कर रही है कि यू कैन रेज द बिल्डिंग हाई। सिटीज में देखेंगे, इन सिटीज लाइट ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय लाइट्स ऑन दी क्रॉस रोड। जो क्रॉस रोड होते हैं आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जैसे चौराहा वगैरह जो होता है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब ये ट्रैफिक लाइट्स क्या करती हैं, व्हेन लाइट टर्न रेड मीन्स स्टॉप। जब लाइट रेड रहती है तभी इंडिकेट करती है कि आप स्टॉप हो जाइए। ऐसे ही जब नेचर आपको अलाउ नहीं करती है तब आप कोई भी डेवलपमेंट मत करिए। बीच की जो लाइट है उसे हम एम्बर कहते हैं। जब लाइट एम्बर है यानी कि येलो है तो वो बताती है कि आप प्रोसीड के लिए तैयार रहें, यानी कि डेवलपमेंट के लिए तैयार रहें। और जब लाइट ग्रीन होती है तब हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। फ्री रन कॉजेस एक्सीडेंट। अगर हम फ्रीली लाइट रेड है फिर भी हम चले चले जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, अंधाधुंध नेचर को बिना फॉलो किए हुए वो डेवलपमेंट करते चले गए। इसीलिए हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन का जो इमिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखेंगे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो है मैन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप के ऊपर, ह्यूमन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द डाइकोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन। जो ह्यूमन और फिजिकल एनवायरमेंट है उसके बीच की डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी मीन्स होता है डिफरेंस, वो दोनों अलग अलग एंटाइटीज हैं। ह्यूमन और फिजिकल एनवायरमेंट हमारा अलग अलग एंटाइटीज है। क्या ये सही है, दिस इज दिस वैलिड वन? तो हम सिंपली कह सकते हैं नहीं, ये वैलिड नहीं है। कैसे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है। पहला हम क्या लिखेंगे, नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट, क्योंकि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये दोनों इनसेपरेबल हैं, नेचर और ह्यूमंस। दूसरा क्या है, इट शुड बी शीन हॉलिस्टिकली, इनको एक जैसा देखना चाहिए, एक में ही देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, नेचर और ह्यूमन, इसीलिए इनको हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। थर्ड क्या है, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब इन मेटाफर यूजिंग सिंबल फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। जो फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना है ये ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि आँख का एग्जाम्पल देके, फेस का एग्जाम्पल देके, माउथ का एग्जाम्पल देके, नेक का एग्जाम्पल दिया जाता है किसी फिजिकल एंटाइटी को शो करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो माउथ ऑफ द रिवर, रिवर का माउथ, एक्चुअली में माउथ ह्यूमन के बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन वो ऐसा मेटाफर यूज किया जा रहा है किसी फिजिकल एंटाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फिजिकल एंटाइटी को शो करने के लिए। तो माउथ ऑफ द रिवर वो जगह होती है जहाँ पे रिवर किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके मिलती है, उसी प्लेस को कहते हैं हम लोग माउथ ऑफ द रिवर। सेकेंड है नेक ऑफ द इस्थमस। नेक भी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन उसको ऐसा मेटाफर यूज किया जा रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट को शो करने के लिए। नेक का मतलब क्या होता है, इस्थमस पहले समझते हैं हम लोग। जैसे ये दो बड़े वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, दो बड़े वाटर बॉडीज को जब एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट को साउथ अमेरिका के पार्ट से ज्वाइन करता है आपका पनामा इस्थमस, ठीक है, पनामा इस्थमस।
तो ये क्या है, इधर एक बड़ी सी वाटर बॉडी अटलांटिक और इधर आपकी पैसिफिक ओशियन है। इन दोनों के बीच में ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, इसी को कहते हैं हम इस्थमस। तो ये नेक की तरह होता है, इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी का यूज करके इसको नेक बताया जाता है। प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, प्रोफाइल भी क्या है, ह्यूमन के केस में यूज किया जाता है, लेकिन सॉइल की लेयर्स बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का फेस कैसा है, एक्चुअली में फेस तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, लेकिन हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, ऐसा मेटाफर यूज कर रहे हैं कि अर्थ का फेस, फेस ऑफ द अर्थ। आई ऑफ द स्टॉर्म, एक्चुअली में कोई जो स्टॉर्म जो होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग करते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। जैसे साइक्लोन वगैरह होता है तो यहाँ पे सबसे लो प्रेशर एरिया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट को, फिजिकल एनवायरनमेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ठीक बात है, यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी को ऐसा मेटाफर यूज किया जा रहा है किसी फिजिकल एनवायरनमेंट को, एनवायरमेंटल इंटाइटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो रोड, रेलवेज और वाटरवेज के नेटवर्क्स हैं उनको कहा जाता है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी में आपकी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करती हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपकी जो रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, ये भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने का काम करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन का भी काम करती हैं। इसीलिए इनको सेम एक जैसे कहा गया है आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन। रीजन्स, विलेजेस एंड टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। जो रीजन्स हैं, कोई विलेज हो गया, कोई टाउन हो गया, कोई सिटी हो गया, उसको ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किया जाता है। इसको रेटजल ने कहा था, रेटजल ने बताया था कि जो कोई भी एरिया एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है जो पैदा होता है, बढ़ता है, यानी कि एक्सपांड करता है। जब हम किसी रीजन को कॉन्कर करते हैं तो वो रीजन अपने में मिला के उस रीजन को हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो कोई रीजन बढ़ता भी है और एक दिन वो रीजन खत्म भी हो सकता है। तो रीजन को एक ऑर्गेनिज्म की तरह यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा मेटाफर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेनली हमने 4 जो है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़े। इन 4 कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पहला कॉन्सेप्ट, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म और ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।